हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आखिरकार इतनी प्लानिंग करने के बाद अमेरिका ईस्टर्न यूरोप में अपने सैनिक भेजने को तैयार हो चुका है। और जैसे कि उम्मीद थी, अमेरिका के इस मूव से ईस्टर्न यूरोप में टेंशन और बढ़ गई है। इसे देखते हुए रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने इसे डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी बताया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस और पश्चिमी देशों के तनाव चरम पर है और यहाँ पर रूस ज़रूर कुछ एक्शन लेगा। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इतना तक कह दिया है कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेट वॉर होगा और ये यूरोप के लिए एक ट्रेजिडी होगी, क्योंकि ये एक पूरा युद्ध होगा जिससे पूरा यूरोप प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपनी ज़मीन और लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से टेंशन राइज हो रहा है और रूस के लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक यूक्रेन के आसपास तैनात है और पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ। आप देख सकते हैं अल जजीरा का आर्टिकल है ये। लेटेस्ट यूक्रेन अपडेट, यूएस टू डिप्लॉय ट्रूप्स टू ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन न्यूज़ फ्रॉम February 2, वाशिंगटन टू मूव 3000 सोल्जर टू पोलैंड, रोमानिया एंड जर्मनी एज टेंशन सिमर। तो आप तो जानते होंगे, पिछले कुछ समय से रूस और यूक्रेन के बीच हमें काफ़ी टेंशन देखने को मिल रही है। और रूस के यूक्रेन की सीमा के पास अपने 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों को तैनात किया है, जिससे पश्चिमी देश काफ़ी नाराज़ है और ये देश रूस के ऊपर यूक्रेन पर हमला करने के लिए इल्ज़ाम लगाते हैं। बेसिकली अमेरिका ये कहता आया है कि यहाँ पर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। वैसे अमेरिका नाटो नाम के एक मिलिट्री अलायंस को लीड करता है, जिसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5, जो ये कहता है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर पर हमला किया जाता है तो वो हमला नेटो के सभी सदस्यों पर माना जाएगा। और अभी नेटो में 30 मेंबर्स है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो पूरा नेटो का मैप। आप देख सकते हैं कि ये है यूरोप का मैप और जितने भी रंगीन देश आप देख रहे हो वो सब नेटो के पार्ट हैं। लेकिन यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है और यूक्रेन नाटो का पार्ट बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि उस पर कभी किसी के भी हमला करने पर वो आर्टिकल 5 को इन्वोक कर सके, जिससे नाटो के सभी देश यूक्रेन की हेल्प करने के लिए आए। खैर अभी तो ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर यूक्रेन की मदद करने के लिए ईस्टर्न यूरोप में अपने 3000 एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया है, जिसको रशिया ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है और अमेरिका के इस मूव को रूस ने विनाशकारी बताया है। तो देख लेते हैं कि ये 3000 सैनिक कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय होंगे। He told a news briefing that 1000 forces currently based in Germany would be repositioned to Romania and 2000 troops would be deployed from the United States to Poland and Germany. तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो पहले से ही जर्मनी में सैनिक तैनात हैं, तो अमेरिका उनमें से 1000 सैनिकों को जर्मनी से रोमानिया शिफ्ट करेगा और बाकी के 2000 सैनिक अमेरिका से जर्मनी और पोलैंड आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेटो देश है उनमें से पोलैंड और रोमानिया का बॉर्डर यूक्रेन से लगता है, जो मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है पूरा नेटो का मैप और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूक्रेन के वेस्ट साइड में आपको मिलेगा पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमानिया, जिसमें से इन चारों देशों की सीमाएं यूक्रेन से मिलती है और सबसे ज़्यादा तो रोमानिया और पोलैंड की मिलती हैं। अगर देखा जाए तो रशिया की भी मिलती है, लेकिन रशिया के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और वो नेटो का पार्ट नहीं है। जो नेटो के पार्ट है वो 4 देश हैं, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी और रोमानिया। तो आप देख सकते हैं कि पोलैंड और रोमानिया यूक्रेन के साथ लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं, जबकि स्लोवेकिया और हंगरी छोटी बाउंड्री शेयर करते हैं। अमेरिका का एक मकसद और है और वो ये है कि जितने भी नेटो के मेंबर हैं उनको एश्योरेंस देना कि अगर यहाँ पर कुछ भी और किसी भी तरीका का थ्रेट आता है तो अमेरिका इन देशों के साथ हर कदम पर खड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैनिकों की तैनाती को लेकर अमेरिका ने कहा कि ये सैनिक यूक्रेन से लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई देश इस तरह अपनी मंशा को जाहिर भी नहीं करता है और अगर फ्यूचर में युद्ध की स्थिति आती है तो डेफिनेटली इन देशों से ही अमेरिका के सैनिक मदद करने के लिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका का सैनिकों को ईस्टर्न यूरोप भेजना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, ये क्वेश्चन ये आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन चल रही है तो रूस ने इस पूरे पीरियड में टेंशन को कम करने का कोई भी स्टेप नहीं लिया है। तो ये पहला मौका है जब अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती की बात की, जिससे डेफिनेटली रूस भड़केगा और कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि रूस ने सैनिकों की तैनाती कहाँ कहाँ पर की है, क्योंकि काउंटर तो रूस की सेना ही करेगी ना उनको। तो ये है वो जगह जहाँ पर रूस के सैनिक तैनात हैं और बेसिकली रूस के अलावा 2 और देशों में रूस के सैनिक तैनात हैं, जो हो जाते हैं बेलारूस और मोल्डोवा। वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूक्रेन के आसपास देखा जाए तो 3 तरफ से रूस ने यूक्रेन को घेर लिया है और इतना ही नहीं, रूस ने अपने सैनिकों को बेलारूस में भी तैनात कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि बेलारूस रशिया का एक फ्रेंडली कंट्री है और यहाँ पर यूरोप के आखिरी डिक्टेटर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का राज है, जो अपने आप को पूरी तरह प्रो रशिया बताते हैं और करते भी हैं ऐसा काम।
तो रूस के लिए बेलारूस में अपने सैनिक उतारना आसान है और यहाँ से एक और मकसद रशिया का पूरा हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेलारूस की सीमा के पास से ही यूक्रेन की राजधानी कीव भी है और नज़दीक भी बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी कीव है और रशिया से दूर है। तो ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई किसी देश पर हमला करता है तो उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया मतलब पूरे देश पर कब्जा हो गया। तो ये भी कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है। और इसके अलावा मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रियन रीजन में भी रशिया के सैनिक तैनात है, क्योंकि देखा जाए तो मोल्डोवा के इस इलाके में रूस का कब्जा है। आप देख सकते हैं जो रेड कलर का एरिया आता है ना मोल्डोवा में, उस एरिया में अभी कुछ तनाव चल रहा है और ये यूरोप का सबसे गरीब देशों में शामिल है। तो तनाव को देखते हुए रशिया ने वहाँ पर अपनी सेना को डिप्लॉय कर रखा है। तो यहाँ पर भी यूक्रेन को खतरा हो सकता है। तो इन रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन तीन तरफ से पूरी तरह से रशिया से घिर चुका है और बाकी का जो वेस्टर्न फ्रंट है वहाँ पर अमेरिका ने सैनिकों को तैनात कर दिया है, क्योंकि वही एक रीजन बचा था जहाँ पर कोई सैनिक रूस का नहीं था। और इसके अलावा अमेरिका ने 8,500 सैनिकों को अलर्ट पर भी रखा है, जिससे ज़रूरत होने पर इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पावर इस समय रूस के फेवर में है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रशिया और रूस के बीच में जितने भी पैरामीटर्स है उसमें रशिया हमेशा से आगे निकलता है। सैनिकों का मामला हो तो 11 लाख यूक्रेन के पास है तो 29 लाख रशिया के पास है, जिसमें से अगर एक्टिव देखा जाए तो 2 लाख ही है यूक्रेन के पास, जबकि रूस के पास 9 लाख है। रिजर्व में 9 लाख। लड़ाकू विमान देखा जाए तो 98 ही है सिर्फ यूक्रेन के पास, जबकि रशिया के पास है 1500 से भी ज़्यादा। अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ 34, जबकि रशिया के पास 500 से भी ज़्यादा है। टैंक जहाँ पर लगभग 2600 हैं यूक्रेन के पास, तो वहीं पर रूस के पास 12,000 से भी ज़्यादा है। और जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं 12,000 के लगभग है यूक्रेन के पास, तो रशिया के पास 30,000 से भी ज़्यादा है। और जो तोपखाना है जिसको इंग्लिश में टो आर्टिलरी कहते हैं, यूक्रेन के पास 2,000 से ज़्यादा है, तो रूस के पास लगभग 7,500 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस ऑफ पावर रशिया के फेवर में है। तो इस वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अमेरिका, नॉर्वे हो या फिर ब्रिटेन हो, ये सभी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर टेंशन बढ़ रही है और ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि टेंशन कम होगी या युद्ध होगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।